हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा उन्नति क्लासेज एंड लाइब्रेरी सेंटर के एजुसाइंस ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रीट की जो वैकेंसी है उनकी विज्ञप्ति जल्द ही आने वाली है, घोषणा हो चुकी है। आप सभी तैयारी में लगने वाले हैं या लगेंगे। दोस्तों, जैसा आपको पूर्व सूचना थी कि 17 सितंबर यानी कि आज से हम एजुसाइंस ऐप पर लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लास के रूप में संस्कृत शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे। ये कक्षाएं आपको लाइव मिलेंगी और रिकॉर्डेड रूप में मिलेंगी, जिन्हें आप कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि रीट की जब इन कक्षाओं को आप पढ़ें तो नियमित 11:30 बजे प्रतिदिन ये कक्षाएं आपको प्राप्त होंगी और आप प्रतिदिन सही समय पर इनको देखें और देख करके बोर्ड पर से अपने नोट्स बनाएं। आप बार बार इन कक्षाओं को रिवर्स करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। और यदि फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इससे अपनी परेशानियों को रख सकते हो, या फिर आप मुझे एक समय दिया जाएगा, उस समय पर कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं मानता हूं कि आपके लिए इस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी होगा। आज हम थोड़ी सी चर्चा रीट के प्रश्न पत्र के बारे में भी करेंगे। देखिए, जो लोग पहले रीट का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए शायद ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन हो सकता है कुछ बातें उनके लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। देखिए, रीट के प्रश्न पत्र हो, चाहे आरटेट हो जो कि पहले होता था, या सीटेट हो, या किसी भी स्टेट का टेट हो, सभी का पैटर्न एक जैसा होता है। और सबसे बड़ी बात कि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये एक पात्रता परीक्षा है और इसी के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। इस रीट के प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्नों में 60 प्रश्न एसएस के, जो लोग बीए किए हुए हैं और फिर बीएड किए हैं उनके लिए एसएस के क्वेश्चन आते हैं, और जो लोग बीएससी किए हुए हैं और फिर बीएड किए हुए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के और साइंस के। बाकी फर्स्ट लेवल में भी जो होता है उनका एक अपना सिलेबस होता है 1 से 5 तक का। तो सेकंड लेवल की मैं जो बात कर रहा हूं उसमें भी 60 क्वेश्चन होते हैं, और ये फर्स्ट लेवल में अलग रूप में होते हैं। उसमें भी जीके, साइंस, थोड़ी मैथ, सब कुछ उसके अंदर आता है। इसके बाद 30 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। ये चाहे लेवल फर्स्ट हो, चाहे लेवल सेकंड हो, चाहे बीएससी बीएड वाले हों, चाहे बीए बीएड वाले हों, उन सबके लिए क्वेश्चन समान हैं, ये आएंगे ही। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन जो हैं ये तो आने ही हैं। अब हमारे यहाँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 एक पार्ट होगा। मेरा ऐसा मानना है जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर है उनको लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी भर सकते हैं और वो लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश भर सकते हैं। जिनके पास संस्कृत है, चाहे वो 12th में रहा हो या फिर उनके पास में बीए में संस्कृत रहा हो या शास्त्रीय कक्षा में संस्कृत रहा हो, तो वो भी लैंग्वेज 1 के रूप में संस्कृत भर सकते हैं और लैंग्वेज 2 के रूप में भी संस्कृत भर सकते हैं। लेकिन जिन छात्रों के पास संस्कृत या इंग्लिश ऑप्शनल में नहीं रहा है, मैं आपको सलाह दूंगा कि वो भाषा 1 में कभी भी इंग्लिश या संस्कृत को नहीं भरेंगे। फिर से सुनिए, आप इस बात को ध्यान देना। जिनके पास ऑप्शनल में ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत या इंग्लिश नहीं है, अगर संस्कृत नहीं है तो भाषा 1 में आप संस्कृत नहीं भरेंगे, और यदि इंग्लिश नहीं है तो भाषा 1 के रूप में आप इंग्लिश नहीं भरेंगे। केवल लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और संस्कृत वही भर सकता है जिसके पास में ऐच्छिक रूप में
संस्कृत या इंग्लिश रहा हो 12th या फिर बीए में, या बीएससी में तो अपने होते ही हैं विषय, अपने अलग ही होते हैं, इसलिए वो क्या भरे। चूंकि हमारे यहाँ प्रचलित भाषा हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज 1 में आप जो है वो भाषा भरें हिंदी। ऐसा सभी कर सकते हैं, चाहे संस्कृत ऑप्शनल है फिर भी वो हिंदी भर सकता है, चाहे इंग्लिश ऑप्शनल है फिर भी वो हिंदी भर सकता है। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी भरें, ऐसी मैं सलाह देता हूं। अगर कोई भरता है तो उसमें गलत तो कुछ है नहीं, लेकिन वो ना भरे जिनके पास में ऑप्शनल के रूप में इंग्लिश या संस्कृत नहीं रही है, वो भाषा 1 में इनको नहीं भरे। अब लैंग्वेज 2 की बात करते हैं हम। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश होता है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत भी ले सकते हो, क्योंकि हिंदी तो आप फर्स्ट लैंग्वेज में भर चुके हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी भर चुके हैं तो आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक चुनेंगे अधिकतर। वैसे सिंधी, पंजाबी, गुजराती ये भी भाषाएं वहाँ आती हैं, लेकिन अधिकतर जो हमारे साथी हैं वो सारे अभ्यर्थी क्या चुनते हैं, या तो संस्कृत को या इंग्लिश को। अब यहाँ ये होता है कौन सा चुनना ज़्यादा अच्छा है। चूंकि मैं संस्कृत शिक्षण पढ़ा रहा हूँ, केवल इसीलिए नहीं, मेरा काम ये भी है कि सही सलाह दूँ, और मेरा ऐसा मानना, और आप लोग ऐसा पढ़ भी लेते हैं, कि हिंदी और संस्कृत जो है उनका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उनका व्याकरण का हिस्सा और उनकी शिक्षण विधियों का हिस्सा लगभग समान है, और भाषागत भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब हम अगर हिंदी में बोलते हैं जल, तो संस्कृत में भी तो वो जलम ही होता है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इंग्लिश में हमें उसे वाटर पढ़ना पड़ता है, तो एक लैंग्वेज अलग हो गई, तो आपको उसका शब्दकोश तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए अगर कोई संस्कृत चुनता है, चाहे वो बीएससी वाला है, उसने बीएससी किया हुआ है, या उसने बीए किया हुआ है, और उसके बाद में उसके पास में अगर इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो संस्कृत को चुने। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिनके पास बीए में इंग्लिश लिटरेचर रहा है वो केवल इंग्लिश को ही चुने। सेकंड लैंग्वेज के रूप में उनको इंग्लिश को ही चुनना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। यदि इंग्लिश नहीं है तो फिर आप इंग्लिश भी चुन सकते हो, संस्कृत तो मेरा ऐसा कहना है कि आप संस्कृत चुने, क्योंकि हिंदी की शिक्षण विधियां और हिंदी की व्याकरण और ये संस्कृत की शिक्षण विधियां और संस्कृत की व्याकरण दोनों में लगभग 80% की समानता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, हिंदी में संधियां होती हैं तो संस्कृत में भी संधियां होती हैं। संस्कृत में यहाँ पर समास चलते हैं, कारक से संबंधित वाक्य चलते हैं, तो वो सारी चीजें हिंदी में भी होते हैं। छंद हिंदी में भी हैं, छंद संस्कृत में भी हैं। अलंकार हिंदी में भी है, अलंकार संस्कृत में भी हैं। ये समानताएं हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द ये हिंदी में भी होते हैं, ये संस्कृत में भी होते हैं। शिक्षण विधियों की अगर मैं बात करूं तो अंतर ही क्या है, जिसे आप पद्य शिक्षण कहते हो हिंदी में वो कविता शिक्षण बन जाता है। विधियां तो वही हैं आपकी, दंडान्वय, खंडान्वय, वही विधियां आप लोग पढ़ेंगे। और यदि आप व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में भी वही है, व्याकरण में भी वही विधियां व्याकरण की वहां हैं और वही विधियां व्याकरण की संस्कृत और हिंदी में समान हैं। अगर हम बात करें गद्य शिक्षण की तो हिंदी में कहानी शिक्षण होता है, संस्कृत में कथा शिक्षण होता है। हिंदी में भी नाटक शिक्षण होता है, संस्कृत में भी नाटक शिक्षण होता है। वही आदर्श नाट्य, कक्षाभिनय, रंगमंच विधि, ये सारी विधियां वही हैं जो हिंदी और संस्कृत में बिल्कुल समान हैं। इसीलिए मैं कई बार कह देता हूं, ऐसे पिछले बैच में जो लोग ऑफलाइन जब क्लासेस चली हैं तो मैंने साफ कहा है इस चीज को, आप पढ़ के देखिए संस्कृत शिक्षण को, आपको हिंदी शिक्षण अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ हिस्सा आप कवर कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक्य आएंगे हिंदी में जिनका संबंध संस्कृत से है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का स्वरूप बना है। वो ग्रामर जो है, वो व्याकरण जो है, वो संस्कृत की ही है, उसको हिंदी में पढ़ा जाता है। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये संबंध है इंग्लिश
संस्कृत और हिंदी इनके बीच में। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश भाषा खराब है, लेकिन एक अतिरिक्त मेहनत करने की बजाय हम कम मेहनत में अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब हार्ड वर्क का समय नहीं है, अब करना है मैंने स्मार्ट वर्क। मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा कि मैं आपको शिक्षण विधियों में बहुत कुछ लिखवा दूँ, नहीं। मुझे केवल वो लिखवाना है जो कंटेंट ऐसे हैं जो सटीक हैं और स्पष्ट हैं, और परीक्षाओं में आप मान लीजिए वही सटीक, वही प्रामाणिक पुस्तकों से, जैसे आप पुस्तकों के नाम जैसे डॉक्टर रघुनाथ सफाया, उनकी संस्कृत शिक्षण की बुक देखिए। आप डॉक्टर संतोष मित्तल मैडम मेरी मार्गनिर्देशिका रही हैं PhD में, तो मैं सजेस्ट करूंगा, बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। तो हम उनकी शिक्षण विधियों को आपको बता रहे हैं, और परीक्षाओं में आती भी वही हैं। कई बार मुझसे जो पिछले लोग पढ़ के गए हैं, जैसे उन्नति क्लासेज एंड लाइब्रेरी सेंटर में पिछली बार जो बच्चे पढ़े, ज़्यादा संख्या नहीं थी, लगभग 100-125 के लगभग ही संख्या थी वहाँ। उन संख्याओं में आपको बताऊं, मैं लगभग 25 से 30 लोग सेलेक्ट हुए। एक दो को तो मैंने खुद ने कहा कि आप संस्कृत शिक्षण लीजिए, और जबकि उनका संस्कृत से कोई नाता नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत इतनी अच्छी थी कि मुझे कई बार ये लगने लगता था कि ये तो संस्कृत के लिए बने हैं, ये संस्कृत को आज से पता नहीं कितना समय से संस्कृत को पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, आप मेहनत कीजिए, आपको जो बताया जा रहा है केवल आप इसे पढ़ लीजिए। फिर देखिए, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यह कंठस्थीकरण नहीं करना है। कंठस्थीकरण के लिए जगह अलग है, लेकिन कुछ जगह कॉन्सेप्ट के हैं। जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आएंगे वो आपको सही होने चाहिए, तब पढ़ना सफल है। वो कहना पठन की जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। तो अगर आपको अर्थ समझ में आ रहा है, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तब तो आपका पढ़ना सही है। और फैक्ट की तो कोई चीजें अगर वो सही हो जाती हैं तो वो सब जगह मिल जाएंगी। जैसे किसी का पठन की कौन कौन सी विधियां हैं, श्रवण की कौन सी विधियां हैं, गद्य की, पद्य की, नाटक की, या पाठ्योजना के कौन कौन से सोपान हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मेरा ऐसा मानना है, आप संस्कृत शिक्षण जो आप पढ़ेंगे वो हिंदी शिक्षण के काफी करीब रहेगा। बाकी हिंदी शिक्षण भी आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना। पूरी शिक्षण विधियां आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के साथ, बढ़िया से बढ़िया जो मैं कहूं कि एक अच्छे नोट्स के रूप में आपको प्राप्त होंगे। PDF आपको मिलेगा, आप स्वयं नोट्स बनाएंगे। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि आप रोजाना 11:30 बजे नियमित क्लास लें। आप किसी भी क्लास को छोड़े नहीं, ऐसे नहीं आज छूट गई तो कल आप उसको 2 एक साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप एक दिन की एक ही क्लास पढ़ें, क्योंकि ये क्लासें आपकी छूट नहीं सकती हैं, आपको क्रम से ही पढ़ना है। अगर मैं 30 या 32 जो भी क्लासें बनाऊंगा, उन क्लासों में आप नियमित रहेंगे तो हो सकता है आप 40 दिन में उसको पूरा कर पाएंगे, लेकिन अपना क्रम ध्यान रखना, आप क्रम से उसको पढ़िए। जब पहला बिंदु क्लियर हो जाए तो अगली क्लास को पढ़िए। इससे क्या होगा कि एक बार अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो एक बार अपने हाथ से नोट्स बना लिए तो आप तो शिक्षक बन गए, ये मान लीजिए। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी यदि कोई भी परेशानी है तो मैं आपको समय बता दूंगा, उस समय पर आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी जितनी हो सके हर संभव मदद करूंगा। इसी के साथ में आप अपनी कक्षाओं को देखते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये कक्षाएं प्रतिदिन 11:30 बजे आपको एजुसाइंस ऐप पर उपलब्ध होंगी। यदि कोई भी आपको तकनीकी सहायता चाहिए तो अभी एक वीडियो आपको और मिलेगा, जिसमें जो ग्रुप पर मिलेगा उसमें आपको तकनीकी सहायता के बारे में बता दिया जाएगा कि किस तरह ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद किस तरह से इसका यूज करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सारी क्लासेज और अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए। आपके सहयोग से हमारा जो उद्देश्य है वो जरूर सफल होगा। धन्यवाद, नमस्कार।